Good morning, students. Hope everybody will be fine. Today we are reading about the agents of gradation. First of all, we read about running water. Then next, wind. और wind के बारे में हमने क्या पढ़ा था? The moving air is called the wind. The strong wind has the capacity to rub and scrub rocks, resulting in strange shaped rocks like mushroom rocks. लगातार जब तेज़ हवाएं बहती हैं तो उन हवाओं के बहने से या हवाओं के टकराने से रॉक्स का जो नीचे का हिस्सा है वो टूट जाता है और ऊपर की कैप रह जाती है. ये मशरूम शेप्स बन जाती हैं. आप लोगों ने मशरूम्स देखी हैं. The carried material is then deposited at a new place. और ये जो रॉक पार्टिकल्स टूटे हैं ये हवा के साथ बेटा किसी नई जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं. The carried material is then deposited at a new place whenever the speed of wind slow down. जहाँ पर जब भी स्पीड कम हो जाती है हवा की रफ्तार कम होने के साथ ही ये जो रॉक पार्टिकल्स हैं ये किसी नई जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं. The carried material is then deposited at a new place whenever the speed of wind slows down. This forms various types of sand dunes. और इसी तरह से ही हमारे sand dunes बनते हैं. Sand dunes क्या होते हैं? रेत के टीले. ये देखिए, look at the picture. Here you can see the crescent shape of the sand dunes. These are found in the western margin of Aravalli Hills in our country, particularly in the Rajasthan. Look at that picture again. Look at carefully. That is the crescent shape. Always sand dunes are found in the crescent shape. These are found in the Rajasthan western margins of the Aravalli Hills and known as the Thar Desert. Next, beta, sea waves are also a major agent of gradation. How sea waves? Along the seashore, sea waves are the most powerful agent of gradation. अगर हम समुद्र के किनारे की बात करें तो वहाँ पर सी वेव्स जो हैं वो सबसे पावरफुल एजेंट हैं, क्योंकि लहरें लगातार टकराती हैं और उन लहरों के टकराने से हमारे जो रॉक्स हैं वो रॉक पार्टिकल्स ब्रेक कर जाते हैं. लुक एट द पिक्चर. हियर यू कैन सी. ये देखिए छोटी सी रॉक दिखाई दे रही है. कभी टाइम रहा होगा जब ये इस पीछे वाली रॉक का ही हिस्सा रही होगी, लेकिन लगातार सी वेव से या लहरों के टकराने से ये हिस्सा रॉक के बीच का हिस्सा जो है वो गायब हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है. तो सी वेव्स आर ऑल्सो द स्ट्रॉन्ग एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, वेरी पावरफुल ग्रेडेशन ऑफ एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, क्योंकि इनकी वजह से तो बहुत तेज़ी से रॉक्स जो हैं वो टूटती हैं. द कॉन्टीन्यूस स्ट्राइकिंग ऑफ सी वेव्स ब्रेक्स द रॉक्स. सच कॉन्टीन्यूस इरोजन फॉर्म्स स्टीप साइड क्लिफ. लुक एट द पिक्चर. ये जो बीच में दिखाई दे रहा है बेटा आपको, ये जो खड़ी है रॉक जो पार्ट बचा है, इसे हम सी क्लिफ कहते हैं. क्या कहते हैं? सी क्लिफ फॉर्म्ड ड्यू टू द सी वेव्स. ये रॉक का पार्ट है जो सी वेव्स की वजह से बनता है, सी वेव्स के टकराने से बनता है. द इरोडेड मटीरियल मे देन बी डिपॉजिटेड अलॉन्ग द कोस्ट फॉर्मिंग द बीचेस. द इरोडेड मटीरियल मे देन बी डिपॉजिटेड अलॉन्ग द कोस्ट. उसके बाद जो इरोडेड मटीरियल है यानी कि रॉक से जो पार्टिकल्स निकले हैं वो समुद्र के किनारे ही जमा हो जाते हैं और उसकी वजह से बीच बनती हैं, समुद्र का किनारा. Human beings also play a crucial role in changing the face of the land. Overgrowing population and industrialization has disturbed the natural environment to a large extent. हम लगातार जंगलों को काटते हैं. जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम जंगलों को लगातार काट रहे हैं और उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है. द ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स डाइवर्स लैंड यूज. हम अपनी ज़रूरतों के लिए ज़मीन का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं.
लाइक क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए हम जंगलों को साफ करते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड न्यू ह्यूमन सेटलमेंट्स, रोड्स बनाने के लिए हम जंगल को काटते हैं. नई कॉलोनियाँ बनाने के लिए, नए शहर बसाने के लिए हम जंगल को काटते हैं. These are a few examples such which change the land surface. ये कुछ छोटे एग्जाम्पल हैं या ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मेन एग्जाम्पल्स जो ये बताते हैं कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज आर चेंजिंग द अर्थ सरफेस. ह्यूमन बींग्स नीड टेक केयर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस. ये सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम, क्योंकि ये रिसोर्सेज हमारे द्वारा ही यूज़ किए जाते हैं और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम अपने इन सभी रिसोर्सेज का ख्याल रखें और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखें. क्योंकि अगर ऐसे ही पेड़ कटते रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? बिकॉज दीज आर द लंग्स, और फॉरेस्ट आर नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ. हम फॉरेस्ट को अर्थ के लंग्स कहते हैं क्योंकि यहीं से हमें ऑक्सीजन मिलती है. अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कैसे हो पाएगी? तो दिस कैन बी अचीव्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो अगर हम अपने रिसोर्सेज को बचाना चाहते हैं उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करें. नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? टू यूज द रिसोर्सेज इन अ वे इन विच वी कैन यूज दैम और प्रिजर्व दैम फॉर द फ्यूचर जनरेशन and use them in a way that wastage should be least is known as sustainable development. Sustainable का मतलब होता है बेटा कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करें कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इनका इस्तेमाल कर पाएँ. फॉर एग्जांपल, हमारे जो मीन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन हैं वो कैसे चलते हैं? गाड़ियाँ, रेलवेज, प्लेन्स, ये कैसे चलते हैं? विद द हेल्प ऑफ फ्यूल, फॉसिल फ्यूल से चलते हैं. पेट्रोल, डीजल, CNG. अगर ये चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाएं तो हम इन्हें दोबारा बना नहीं सकते. हम अपने फॉसिल फ्यूल्स को दोबारा अपने लाइफ साइकिल में क्रिएट नहीं कर सकते, दोबारा बना नहीं सकते. तो अगर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो हमारी आगे वाली जनरेशन की डेवलपमेंट कैसे होगी? सो नाउ अ डे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द मेजर इशू इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें कि आने वाली जनरेशन्स को भी उनका फ़ायदा मिलता रहे. सपोज कि हमने ही सारे पेड़ काट दिए तो आने वाले जो जनरेशन है वो कैसे सर्वाइव करेगी? वो तो रह ही नहीं पाएगी क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं है तो इन्वायरमेंट को प्योरीफाई कौन करेगा? नेक्स्ट है बेटा सॉइल. सॉइल होता क्या है? सॉइल इज द लूज मटीरियल फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ सरफेस के ऊपर जो लूज मटेरियल होता है उसे हम कहते हैं सॉइल. सॉइल ही वो लेयर है जिसमें फर्टिलिटी होती है, ह्यूमस होता है और जिससे कि पौधे ग्रो करते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स. सॉइल is made up of organic and inorganic substance. The organic particles are derived from dead remains of plants and animals. जो organic particles हैं बेटा वो मिलते हैं हमें dead animals और plants से. For example, you can test the humus. आप एक मुट्ठी रेत को उठाएं और उसके बाद एक मुट्ठी मिट्टी को हाथ में लें और उसके बाद उसे पानी के गिलास में डाल दें. थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि रेत जो है वो नीचे जमा हो गई है और ऊपर आपको कुछ तैरता हुआ नज़र आ रहा है. ये जो तैरते हुए पार्टिकल्स हैं गिलास में यही हमारा ह्यूमस है. इन द कोर्स ऑफ टाइम दिस पार्टिकल गेट डीकम्पोज. समय के साथ साथ ये डेड पार्टिकल्स जो हैं एनिमल और प्लांट्स के ये डीकम्पोज हो जाते हैं और ये डार्क मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं ह्यूमस. The humus present in the soil contributes to the fertility of land. Humus plays a major role in the fertility of land. क्योंकि अगर humus नहीं होता तो फिर soil में fertility भी नहीं होती. For example, in the desert there is no humus because there is no soil. वहाँ soil नहीं है, वहाँ रेत है, sand है. There is a difference between land and soil. Soil के अंदर fertility होती है, land में fertility नहीं होती. Land में आपकी सैंड ट्यून्स भी आ जाते हैं, सैंड भी आ जाती है. द ह्यूमस प्रेजेंट इन द सॉइल कंट्रीब्यूट्स टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड.
इट इज रैपिडली फॉर्म्ड इन ह्यूमिड एरियाज, जहाँ पर ह्यूमिडिटी वाला एरिया होता है वहाँ पर ह्यूमस बहुत जल्दी से बनता है ड्यू टू हैवी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड रिच एनिमल लाइफ। हाँ, क्योंकि जहाँ पर बारिश होगी, ह्यूमिडिटी होगी, वहाँ बारिश होगी, और जहाँ बारिश होगी वहाँ प्लांट्स और एनिमल लाइफ अच्छे से ग्रो करेगी। हाउएवर ह्यूमस इज लो इन डेजर्ट सॉइल, ह्यूमस डेजर्ट सॉइल में सबसे कम होता है। द ऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स, और इन ऑर्गेनिक में तो हमारा था एनिमल्स एंड प्लांट्स, और इनऑर्गेनिक में हमारा आता है रॉक पार्टिकल्स। दे इंक्लूड लूज डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ द डिफरेंट साइजेस, और ये जो लूज पार्टिकल्स हैं रॉक्स के या इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग साइज और शेप्स में होते हैं। दीज आर नोन एज ग्रेवल। सो द इनऑर्गेनिक पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेस are called gravel, while the smaller ones are called sand, और जो smaller particles होते हैं उन्हें हम कहते हैं sand, silt and clay। Next है बेटा, a mixture of these particles gives rise to different types of soil as per their proportion. These are called sandy, loamy and clayey soil. A mixture of these particles, इन पार्टिकल के मिक्सर से अलग अलग तरह की सॉइल बनती हैं, जैसे कि सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, लूमी सॉइल। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, के सॉइल बनती कैसे है। इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। सॉइल की 1 इंच लेयर बनने में कई हजार साल लगते हैं, एक थिन लेयर बनने में कई हजार साल लगते हैं। It is a very slow process or takes thousands of years to form a thin layer of soil. Soil का प्रोसेस जो है फॉर्मेशन का वो बहुत स्लो है, और सॉइल की एक लेयर बनने में हजारों साल लगते हैं। As mentioned earlier, the weathering process breaks the rocks into small particles. जैसे कि हमें पहले ही पता है, the weathering process breaks the rocks into small particles, कि weathering process की वजह से हमारी rocks जो हैं वो small particles में कन्वर्ट हो जाती हैं या टूट जाती हैं। These are then carried away, और हवा और पानी के साथ ये बहकर आगे चली जाती हैं। एंड लेटर दे डिपॉजिटेड एट अ न्यू प्लेस, और उसके बाद ये किसी नई जगह पर जमा हो जाती हैं। सच सॉइल इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जब एक पेरेंट रॉक जिससे वो सॉइल बन रही है वो कहीं और जाकर जमा हो जाती है बेटा, कहीं और फॉर्म लेयर बन जाती है सॉइल की, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। बट व्हेन द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ ए पेरेंट रॉक एंड रिमेन्स प्रेजेंट ऑन द सेम साइट, इट इज कॉल्ड रेजिडुअल सॉइल। लेकिन जब सॉइल जो है जहाँ जिस रॉक से बनी है वहीं या पास में ही जमा हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं रेजिडियल सॉइल। रेजिडियल क्यों? ये रेजिडेंस से रेजिडियल बना है कि वो सॉइल जो है वो वहाँ पर जो रॉक पाई जाती हैं उन्हीं से ही बनी है। दैट इज वाई इट इज नॉन एज अ रेजिडियल। द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कॉन्टिन्यूज ओवर ए लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। मिट्टी के बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। इट स्टार्ट्स डेवलपिंग इन लेयर। सॉइल फॉर्मेशन लेयर्स में होती है, वन ओवर द अदर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती है। दीज लेयर्स आर कॉल्ड हॉरिजॉन्स, और इन लेयर्स को बेटा हम कहते हैं हॉरिजॉन्स। फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से लेकर ऊपर तक। द लोवेस्ट हॉरिजन इज कॉल्ड बेड रॉक। सबसे नीचे जो होता है उसे हम कहते हैं बेड रॉक। देन कम्स टू द हॉरिजन ऑफ वेदर्ड रॉक, उसके बाद हमारी आती है वेदर्ड रॉक, एंड इट इज फॉलोड बाय द सब सॉइल एंड द टॉप सॉइल, और उसके बाद आती है हमारी सब सॉइल और द टॉप सॉइल। और जो टॉप मोस्ट हॉरिजन इज रिच इन ह्यूमस, और जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें ह्यूमस सबसे ज्यादा होता है। तो इस तरह से हमारी सॉइल बनती है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बनने में बहुत, या फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स a long period of time. We are unable to see in our lifespan. हम अपने लाइफ स्पैन में उसको देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल जो प्लेन एरिया है हमारा, जहाँ पर जो नॉर्दर्न प्लेन है जहाँ हम रहते हैं बेटा, इस एरिया को डेवलप होने में भी तो लाखों मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लगा था, तब ये हमारा प्लेन एरिया डेवलप
हुआ था. तो इट मीन्स सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें सॉइल इरोजन से बचानी चाहिए और सॉइल को प्रोटेक्ट करना चाहिए. अदरवाइज अगर सॉइल इरोड हो जाएगी या उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो सॉइल का यूज़ ख़त्म हो जाएगा और उसका इफेक्ट हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ेगा. ऐसे प्रोसेस करने चाहिए गवर्नमेंट को कि जो जंगलों को काट कर एटलीस्ट घर ना बनाए जाएं. कोई ऐसा तरीका हो तो बिल्डिंग्स जो हैं वो इस तरह से फ्लैट या दूसरे तरीके बनाए जाएं, लेकिन हम जंगलों को बचाएं. क्योंकि अगर हमारी लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म हो जाती है या जंगल ख़त्म हो जाते हैं, इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस. हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी और फिर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. So it is very important to preserve the soil. Different methods can be used for soil conservation. We will read more about this in our next session. Even though we read about the distribution of major types of soil, we have basically 6 types of soil in our country. We will read more about this in our next class.